सुदृढ़ फोर्थ क्लास में हमारा स्वागत है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो आज की डेट लगाओ। हर लेक्चर में लेक्चर नंबर जो मैं लगा रहा हूँ ये है आज लेक्चर नंबर 0, यानी प्लानिंग पार्ट ज़्यादा रहेगा। जो कुछ सीखना है, पढ़ना है, उसकी प्लानिंग कैसे क्या चलेगी चीज़। हमें पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए। उसके बाद अगर पढ़ाई करेंगे तो फ्रूटफुल होगी, लाभदायक होगी, फलदायक होगी। तो पहले तो तुम्हें नेचर ऑफ एग्जामिनेशन कि जो तुम परीक्षा देने वाले हो उसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से भिन्न है। जो परीक्षा की तैयारी को अभी तक कर रहे थे वो था कंपटीशन, तो कंपटीशन तैयार करते थे। तो बोर्ड और कंपटीशन में क्या अंतर है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो उसी हिसाब से तैयारी में भी अंतर आ जाएगा। तो लीडर फेस की समझे या कोई एंथुसियास्ट भी है? ठीक है। राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, बिहार, तो अंतर क्या होता है दोनों तरह के एग्जाम में, परीक्षाओं में अंतर क्या है? कि वो जो कंपटीशन परीक्षा उसमें तो तुम्हें खाली ABCD मार्क करना होगा, उसमें सब्जेक्टिव नहीं लिखना होगा। प्रश्न होते हैं सभी तरह के होते हैं, सिद्धांतिक भी होते हैं, संख्यात्मक भी होते हैं, पर जवाब में उत्तर में तुमको क्या लिखना होगा? यहाँ तक कि इकाइयाँ, भौतिक राशियों की इकाइयाँ वो भी नहीं चाहिए होता, यूनिट भी याद रखने की जरूरत नहीं। और जब इधर देखोगे पूरा का पूरा पैटर्न लागू हो गया, पूरा तुम्हें उसमें विस्तृत विवरण देना है। इकाइयाँ याद रखना जरूरी है भौतिक राशियों की, क्योंकि इकाई नहीं देते हैं अगर उत्तर दें तो आधा नंबर कट जाता है। ऐसी स्थिति में तैयारी करने का तरीका भी अलग होता है। तो ऐसे समझो कि अगर तुम कंपटीशन तैयार कर रहे हो तो क्या सारे सवाल सही करके आना जरूरी है या सारे सवाल अटेम्प्ट करना? सही करना तो अलग बात होगी, सारे सवाल अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर तुम सारे सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो कंपटीशन में तो नुकसान होता है कि फायदा होता है? नुकसान होता है, नेगेटिव हो जाता है, नंबर कट जाता है। पर अगर बोर्ड एग्जाम में तुम सारे सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो तो वहां फायदा होगा कि नुकसान होगा? वहां फायदा होगा। कुछ भी लिखकर आ रहे हो किसी सवाल में और वो कुछ भी उससे रिलेवेंट है, उससे संबंधित है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अंक मिलने की संभावना रहती है। तो ये अंतर हो गया दोनों। तो सब्जेक्टिव पैटर्न और ऑब्जेक्टिव पैटर्न, उन दोनों का अंतर समझते हुए तुम्हें अपनी तैयारी करनी है। तो इसको इस तरह से समझो, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या तैयार करते हैं उसके हमारे पास दो तरीके हैं तैयार करने के। एक तरीका है कुछ चीजों को हम सिर्फ एक बार सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं या महसूस करते हैं और वो चीजें हमारी जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाती हैं। संभव है क्या? ऐसा मानते हो कि बिना रिवीजन के, बिना उसको दोहराए तो भूल ही जाओगे? कैसे तैयार हो जाएगा? ऐसा तो नहीं लगता। हो जाती है तैयार एक बार में, जिंदगी भर के दोबारा कभी देखने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा तभी तैयार होगी चीजें, और ऐसे तैयार करना पड़ेगा। अगर ऐसे तैयार नहीं किया तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतना ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे समझो, अभी तक जो तुम पढ़ाई करते थे, छोटी क्लास की बात करूँ क्या था, कंपटीशन तैयार करने से पहले छोटी क्लासेस में जब तुम पढ़ाई करते थे तो जो पढ़ाई करने का तरीका था और जो अब तरीका है उसमें क्या अंतर आ गया? पहले जब पढ़ते थे
कर लेते थे। एफिशिएंसी तुम्हारी इतनी ज्यादा थी कि स्कूल एग्जाम तो तुम यूं ही निपटा लेते थे, उसमें कोई ज्यादा जोड़ नहीं आता, कारण एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। और स्कूल एग्जाम के लिए जितनी एफिशिएंसी चाहिए थी वो उससे कहीं कम थी, जितनी रिक्वायर्ड थी वो कम थी, तुम्हारी एफिशिएंसी ज्यादा। और जैसे कंपटीशन फेस किया, पहली परेशानी क्या आई? टाइम मैनेजमेंट इम्प्रॉपर हो गया, समय की कमी पड़ने लगी, होमवर्क पूरा नहीं होने लगा, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी समस्याएं। कारण जितनी एफिशिएंसी चाहिए तुम्हारी एफिशिएंसी उससे कम है, तुम्हारी उतनी एफिशिएंसी नहीं है। इसको ऐसे दूसरे उदाहरण से समझो। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे मुझे खाली कौन सी फाइल्स बनानी है? टेक्स्ट फाइल्स, जिसमें कुछ टाइप करना होता है, पेपर वगैरह टाइप करना। तो उसके लिए कोई पुराना कंप्यूटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन पुराना है, सेलेरॉन है, P5 है, पेंटियम प्रोसेसर है, चल जाएगा। रैम कम है तो भी चल जाएगी, क्योंकि मेरी जरूरत ही कम है। बड़े आराम से मैं पुराने कंप्यूटर पे टेक्स्ट फाइल वगैरह आराम से बना सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं आएगी। पर मान लो उस कंप्यूटर पे अब मैं क्या कर रहा हूँ? वीडियो फाइल्स को एडिट करना चाहता हूँ, जिसमें ग्राफिक्स अच्छे चाहिए, मेमोरी ज्यादा चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए। तो क्या पॉसिबल है उस पुराने कंप्यूटर पे करना होगा? मुझे अभी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, मैं अपग्रेड करूंगा Core i3, Core i7, जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं, रैम बढ़ाऊंगा सिस्टम। सिमिलरली जब तुमने तय किया कि तुमको क्या तैयार करना है? कंपटीशन। कंपटीशन तैयार करने के लिए तुम्हें भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, तब तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी एफिशिएंसी उसी तरह से बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी और रिक्वायरमेंट कम होगी। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करें? सिंपल सा जवाब है, सिंपल सवाल, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करें? सिंपल जवाब, हर काम को करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। हर काम जब सही तरीके से किया जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बैठने का सही तरीका आना चाहिए, लिखने का सही तरीका आना चाहिए, रिवाइज करने का सही तरीका आना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए। तो सब काम अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो हम बड़े आराम से सब काम कर पाएंगे। तो इसमें ऐसे समझो कि चीजों को हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका, एक बार में हमेशा के लिए उदाहरण से मैं समझाता हूँ कैसे ये पॉसिबल है। दूसरा तरीका जो छोटी क्लास में इस्तेमाल करते थे, रटने वाला, जैसे मैडम रटवाती थी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तुम सब सारे साथ में बोलते थे और तुम्हें रट जाती थी चीजें। ये दूसरा तरीका। हमें दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना है, पर उसका कंटेंट कम करना है। उसका कंटेंट कम कैसे होगा? जब कुछ चीजें सीधे एक बार में तैयार हो जाएंगी तो रटने वाला कंटेंट कम हो जाएगा। तो वो कैसे तैयार करना है? तो करेला जिंदगी में जब तुमने पहली बार खाया, तुम्हें उसका स्वाद मालूम पड़ा, क्या तुम्हें इसके रिवीजन की जरूरत पड़ी? तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद है करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। एक बार में हमेशा के लिए तैयार हो गया, रिवीजन की जरूरत नहीं। कभी तुम्हें चोट लगी, मान लो दर्द महसूस किया, खून निकलते हुए देखा, जिंदगी भर के लिए तुम्हें याद है कि जब भी चोट लगेगी दर्द होगा, खून निकलेगा। रिवीजन की जरूरत नहीं है। क्या सब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है? जवाब है हाँ, पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो ये पॉसिबल है कि हम एक बार में कोई चीज हमेशा के लिए याद रखें। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, पहली बात, हमारा दिमाग वर्ड्स स्टोर नहीं करता, शब्दों को स्टोर नहीं करता। तो क्या स्टोर करता है? फोटो, इमेज स्टोर करता है। उदाहरण के लिए,
अगर मैं बोलता हूँ गांधी जी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी? फोटो। दिमाग तुम्हें गांधी जी की फोटो दिखाएगा। मैं बोलता हूँ दादाजी, तो तुम्हारे जो दादाजी हैं उनकी जो फोटो या जैसे वो दिखते हैं वो तुम्हारा दिमाग दिखाएगा। शब्द का कोई मतलब नहीं। तो हमारा दिमाग शब्द स्टोर नहीं करता, फोटो स्टोर करता है। तो हमें कोशिश करनी है मैक्सिमम फोटो फॉर्मेट में सब्जेक्ट को स्टोर करने की। अगर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको फोटो फॉर्मेट में, इमेज की फॉर्म में स्टोर करेंगे दिमाग में, तो स्टोर हो जाएगा। दूसरा तरीका, जो मनोरंजन चीजें होती हैं वो हमें याद रहती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें याद रहते हैं। सब्जेक्ट को अगर इंटरेस्टिंग बनाकर स्टोर करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। तीसरा, जो चीजें किसी और चीज से जुड़ी हुई रहती है, लिंकिंग, कड़ी से कड़ी, इस इधर की कड़ी वहां जोड़ दो, यहाँ ऐसा होता है वहां वैसा होता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है वहां पर भी वैसा होता है, समानता, यहाँ तो ऐसा होता है पर वहां वैसा होता है, असमानता। लिंक कर दिया तुमने सब्जेक्ट, लिंकिंग से भी क्या होगा हमें याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें फैक्ट बताया, एक सच्चाई बताई, एक तथ्य बताया कि हमारे जो नेत्र हैं ये सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं तरंग दैर्घ्य 555 नैनोमीटर के लिए। हमारे नेत्रों की संवेदनशीलता सर्वाधिक होती है पीले हरे रंग के लिए, अर्थात तरंग दैर्घ्य 555 नैनोमीटर के लिए। ये तथ्य जो सब्जेक्ट में हमारे काम आने वाला है। अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग बना देता हूं और इसको लिंक कर देता हूं, तो तुम चाहोगे भी तो नहीं बोल सकते, जिंदगी भर के लिए तुम्हें ये फैक्ट याद हो जाए। तो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया? मैं तुमसे बोला कि तुम जो कपड़े धोने की साबुन इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करो 555, डिटर्जेंट इस्तेमाल करो 555। उससे क्या फायदा होगा? 555 डिटर्जेंट, 555 टिकिया स्वदेशी है। तो जो पैसा तुम खर्च करोगे वो देश में रहेगा, विदेश नहीं जाएगा। और अगर तुम यूज करोगे रिन, सर्फ, उनका इस्तेमाल करोगे तो हिंदुस्तान लीवर या यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी बनाती है जो विदेशी कंपनी है, तो पैसा विदेश में जाएगा, तो हमारे देश को नुकसान होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखोगे, 555 याद हो गया। फिर मैंने तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि अगर तुम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो पीले हरे रंग के कपड़े पहनकर घूमो। तो अगर तुम किसी भीड़ में अपना ध्यान, अगर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो तुम्हें पीले हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो अगर कपड़े पीले हरे रंग के होंगे तो लोग अनायास ही तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन से रंग के लिए? पीले रंग। अब ये फैक्ट याद हो गया, एक बार समझा, एक बार पढ़ा, दिमाग में इमेज आई। हाँ, कभी पीले, किसी ने पीले हरे कपड़े पहने होते तो अपने दिमाग में आगे भीड़ होती है इस यूनिफॉर्म में। अगर कोई पीले रंग के कपड़े या हरे रंग के कपड़े पहनकर बैठा है, या तुम्हारा ध्यान अनायास से चल जाता है बैग पे जो पीले रंग का टैग लगा हुआ, अस्पताल में जाते हैं पीले रंग के पैच पर लिखा रहता है काले रंग से कौन सा कक्ष। किसी फैक्ट्री में जाओगे तो फैक्ट्री में एक होता है सेफ पाथ कि उस पे चलोगे, उस पथ पे चलोगे तो कोई मशीन आकर टक्कर नहीं मारेगी, तो पीले रंग का होता है येलो पाथ, उस पर चलना सुरक्षित रहे, कोई मशीन आकर तुम्हें टक्कर नहीं मारेगी। तो पीले हरे रंग के और हमारी आंखें स्वतः ही आकर्षण। तो क्या हुआ? कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट तैयार हो गया। एक बार में चीजों को तैयार करना संभव है, तो दोबारा इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा तरीका जो कन्वेंशनल मेथड है, जैसे सब्जेक्ट में कुछ होता है कंसेप्चुअल कंटेंट, सैद्धांतिक प्रश्न, कुछ होता है
न्यूमेरिकल कंटेंट, कुछ होता है डेरिवेशन और कुछ होते हैं चित्र। तो इनको तैयार करने का तरीका अलग है। जो सिद्धांतिक प्रश्न होते हैं उनको हम सिर्फ पढ़कर और सिद्धांत को पहले तरीके से लिंक करके तैयार कर सकते हैं। एक बार में सिद्धांत को हमेशा के लिए तैयार किया जा सकता है, पर कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि जिंदगी से संबंधित नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित नहीं है, तो ठीक है, उनके लिए हम दूसरा तरीका लगाते हैं, उनको बार बार पढ़कर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने से काम चल जाएगा। पर जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन को कैसे तैयार करना पड़ेगा? लिख ले अभ्यास के द्वारा। जो चित्र है, चित्र में हम दोनों तरीके मिक्स करके लगाते हैं। कैसे? अगर चित्र तुम ड्राइंग की तरह बनाओगे, तो ड्राइंग की तरह बनाओगे तो कैसे बनाते हैं? चित्र में जो हमें आसान लग रहा है वो पहले खींच दिया, जो मुश्किल लग रहा है उसको बाद में। ये तरीका ड्राइंग की तरह चित्र को बनाना। फिजिक्स भौतिकी में चित्र इस तरह से नहीं बनाए जाते। चित्र बहुत महत्व रखते हैं, कंपटीशन में तो नहीं रखते, पर यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चित्रों के माध्यम से अंक प्राप्त होते हैं। तो चित्र बनाते वक्त हम उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढते हैं और वो लॉजिक लगाते हैं उसमें कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, पहले क्या बनाना चाहिए, बाद में क्या बनाना चाहिए, तो वो लॉजिक लगाते हैं। वो लॉजिक जब लगेगा तो चित्र बनेगा एकदम सही, उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। तो तुम्हें क्या करना है? चित्र में उसकी शुरुआत याद रखनी, वो तो दूसरा वाला तरीका लगेगा रटने वाला। एक बार शुरू कर दिया तो अब लॉजिक सीक्वेंस तुम्हें आता है अगर कि पहले क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा, तो तुम देखोगे चित्र में कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा सीक्वेंस अपने आप चलेगा, साइकिल की तरह चलेगा। जैसे साइकिल चलाना जब तुमने शुरू किया, शुरू में जब सीखा तो ध्यान रखना पड़ता था कि मुड़ रहे हैं तो ध्यान रख रहे हैं, चलाना चालू कर रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ता था, रोकना है तो ध्यान रखना पड़ता था। अब रखना पड़ता है क्या? अब तुम साइकिल में बैठते हो, पैडल मारते हो, सब कुछ प्रक्रिया स्वतः होती है। तो ठीक ऐसे ही चित्र बनाते वक्त भी जब तुम चित्र को शुरू करोगे, उसके बाद चित्र पूरा का खत्म हो जाएगा, जो जो डिटेल्स उसमें आती है सब अपने आप आ जाएंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा अगर हम फॉलो करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल को तैयार करने की जरूरत नहीं होती, न्यूमेरिकल में चाहिए होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो अगर तुम्हारे सिद्धांत फंडामेंटल्स क्लियर है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, फॉर्मूले में मान रखना है, मान रखकर परिणाम निकालना है, गणित थोड़ी सी आनी चाहिए। तो ये अलग अलग सवाल को तैयार करने का तरीका। अब सवाल होता है पढ़ाई कैसे करनी है? दो तरीके होते तैयार करने के। अब इन तरीकों को लगाना कैसे पढ़ाई में? जैसा तुम इंस्टीट्यूट में माहौल पाते हो, माहौल ये है कि यहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं, तुम क्लासेस अटेंड करते हो, यहाँ से लिखकर रजिस्टर में नोट करके घर पे ले जाते हो। कुछ बच्चों का तरीका ये होता है कि वो घर पे जाके फिर से रजिस्टर में लिखा हुआ रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, टाइम बचता ही नहीं, सिर्फ जो लिखा है उसी को पढ़ने में रह जाता है, उसमें टाइम निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ने का टाइम अलग, सवाल करने का टाइम अलग। तो अगर तुम क्लास में फोकस बैठो तो सही तरीका यह है कि आज की क्लास का कंटेंट क्लास में ही तैयार करके लो, उसको घर में जाकर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधे सवाल लगाओ, सवाल लगाने के बाद सवाल में कोई सवाल नहीं हो पा रहा है तो फिर तुम रेफरेंस देखो, फिर उठा के रजिस्टर देखो किताब को, तब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। तो जब भी तुम किसी क्लास में बैठ रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नोट्स कॉपी करने के लिए नहीं बैठो, जो भी समझाया जा रहा है क्लास में ही समझ कर जाना है, यही खत्म करके जाना है। घर पे जाके तो सिर्फ क्वेश्चंस करो, जो पेंडिंग है उसको छोड़ दो, आज से शुरू कर दो, वर्तमान में आ जाओ। तो वर्तमान में फिर जो है सारा काम निपटता जाएगा, तो तुम्हारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में
यूं चलाना है, ऐसे समझो। रिवीजन कैसे करना चाहिए? जो हमने कंटेंट पहले तरीके से तैयार कर लिया वो तो क्या था, जैसे मैं तुम्हें बताया, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ कौन सी तरंग दैर्ध्य के लिए हमारे नेत्र सर्वाधिक संवेदनशील? सवाल को हमसे अगर नहीं सुना तो तुम ये लोग नहीं बोलोगे। अगर तुम सवाल ध्यान से सुन रहे हो, मैंने पूछा तरंग दैर्ध्य, मैंने रंग नहीं पूछा, तो फोकस बैठो, ध्यान से सुनो बातों को। जो सवाल में पूछा गया है उसके नंबर है, जो तुम जानते हो उसके नंबर नहीं। सवाल में जो पूछा गया है वो बताओगे तो नंबर मिलेंगे। सवाल में पूछा गया कौन सी तरंग दैर्ध्य, तो तुम क्या बताओगे? 555 नैनोमीटर। अगर सवाल में पूछे किस रंग, तो तुम बताओगे पीला हरा। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसा कंटेंट है जो तैयार हो गया एक बार में हमेशा के लिए, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो रिवाइज किसको करना है, कैसे छांटे? जो तुमने लिखा ना पूरा रजिस्टर में क्लास में बैठ के, उसमें से छांटना है किसको रिवाइज करना है और क्या हमारा तैयार है। तो कौन सा तैयार होता है, कौन सा तैयार नहीं होता है, इसमें फैमिलियरिटी, हम उससे कितने अभ्यस्त हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, तो तुम्हें उससे बातचीत करने में झिझक होती है। और अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिससे कई बार मिल चुके हो, तो उससे बातचीत करने में कोई झिझक होती है क्या? नहीं होती। तुम उससे बातचीत करने में कंफर्टेबल हो गए, बड़े आराम से बातचीत उससे कर पाओ। ऐसे ही सब्जेक्ट में होगा। सब्जेक्ट में ऐसे सभी कंसेप्ट जिनसे तुम अनफैमिलियर हो, अभी उसका अभ्यास तुम्हें नहीं हो पाया, उसके संपर्क में तुम ज्यादा नहीं आए, वो कंटेंट तुम्हें लगता है मुश्किल कि अरे ये कैसे होगा, वो तुम्हें मुश्किल दिखाई पड़ता। और जो जिसका तुम काफी अभ्यास कर चुके होते हो, अभ्यस्त हो जाते हो, जैसे तुम फैमिलियर हो गए तो तुम्हें लगता है आसान। तो सिंपल सा तरीका है किसी भी कंटेंट को फैमिलियर बनाने का, प्रॉपर रिवीजन के साथ उसको फैमिलियर बना सकते हैं, और जब वो फैमिलियर हो जाएगा तो हमें आसान लगने लगेगा। तो रिवीजन शेड्यूल क्या है, फैमिलियर कैसे बनाना है? तो सवाल पूछते हैं हम कब रिवाइज करें, तो सीधा सा जवाब मिलता है जब हम भूल जाते हैं तब रिवाइज कर लें। तो फिर सवाल होगा कब भूलते हैं? तो में से कई बच्चे आगे बोलते हैं कि सर हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, क्या करें? तो जवाब है ये सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है कि हम जो कुछ सीखेंगे वो भूलेंगे। तो कैसे याद रहे? तो जब बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, वो भी सामान्य प्रक्रिया है। जब भी भूल रहे हैं तब उसको रिवाइज कर लें, याद हो जाएगा। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग भूलते हैं। अब रिवाइज करने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? तो इसमें वैज्ञानिक रिसर्च हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुआ, और उसके परिणाम जो निकले कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो 24 घंटे तक हमारे दिमाग में रहता है और उसके बाद हम भूलने लगते हैं। तो तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, तुम्हें पहला रिवीजन प्लान करना है। 24 घंटे के भीतर नोट करना है, बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा। 24 घंटे के अंदर तुम्हें उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका क्या रहेगा? रिवीजन प्लान लिखो या लिखो अभ्यास व्यवस्था। जब तुमने हिंदी मीडियम लिया है तो कम से कम हिंदी तो अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी मीडियम लेकर भी पूरा अंग्रेजी में पढ़ते हो, तुम्हें ऐसे उचित नहीं मानता। कोशिश करेंगे मैक्सिमम हिंदी
भी रजिस्टर है वो उठाओ सभी सब्जेक्ट्स में, कॉमन प्लान बता रहा हूँ सभी सब्जेक्ट, और रजिस्टर उठाकर उसके पेज पलटो, हेडिंग्स देखो। जब तुम शीर्षक देखोगे तो तुम्हें पता याद आ जाएगा, कहानी घूम जाएगी, पिक्चर घूम जाएगी दिमाग में कि हाँ इस शीर्षक में ये हमने पढ़ा था। जिसके लिए याद आ जाए तो मान लो तुम फैमिलियर हो गए, और अगर कुछ तुम्हें अनजान सा लगे कि अरे ये कैसे हो गया, इसमें ऐसे कैसे हो जाता है, यानी जिससे तुम फैमिलियर नहीं, उसको अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट करेगा हाईलाइट कर दो। हाईलाइट, और यहाँ तो अंग्रेजी में लिख रहा हूँ द अनफैमिलियर कंटेंट। तो वो सारा का सारा मैटर जिससे तुम फैमिलियर नहीं हो उसको रजिस्टर में तुम अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट कर दो। ये काफी कम होगा। अगर मान लो तुमने 1.5 घंटे में 5 पेज भरे रजिस्टर के, तो तुम ये पाओगे कि हाईलाइटेड कंटेंट हद से 1.5 से 2 पेज हो। बाकी ऐसा होगा तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो आसान है हमको आना। अगला रिवीजन कब करना है? अगला रिवीजन तब करना है जब हम फिर से बोलने लगे। जब तुम 24 घंटे में रिवाइज कर लेते हो तो वैज्ञानिक रिसर्च ये कहता है, बताता है कि हम 7 दिन के बाद भूलने लगते हैं, 7 दिन के बाद वापस से भूलने लगते हैं। तो अगला रिवीजन तुम्हें करना है सप्ताहांत पर, सप्ताह के अंत में। अंग्रेजी में बोलते हैं वीकेंड, हिंदी में बोलते हैं सप्ताहांत या सप्ताह के अंत में। तो बोलोगे सप्ताह के अंत में तो फिर हमारा टेस्ट आ जाता है संडे को, और टेस्ट में बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी तैयारी करनी होती है हमको। हम तो सोते भी नहीं है, टेस्ट की तैयारी करते हैं। जब रिवीजन कहाँ से करें? तो पता है ये सब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं क्यों जरूरी है, ये सारी बातें जो है वो क्यों जरूरी है पढ़ाई से पहले। एक कहानी से समझो। एक साधु जो है वो अपने किसी जो बोलते हैं फॉलोअर, अनुयायी को कुछ शिक्षा देना चाहता था। तो उसने उसका तरीका क्या अपनाया कि भिक्षा देने जब वो निकला तो उसने अपने कमंडल में गोबर भर लिया थोड़ा। अब वो अपने अनुयायी के घर पे गया भिक्षा देने। अनुयायी जब निकल के आया वो भिक्षा में खीर देना चाहता था, तो खीर देने के लिए उसने पूछा पात्र को, साधु ने कमंडल आगे बढ़ा दिया। तो उसने देखा उसमें तो गोबर भरा था, तो उसने सीधे बोला कि गोबर में खीर डालूंगा तो खीर तो खाने योग्य नहीं रहेगी, तो उसमें खीर कैसे डालूं? तो साधु ने बोला मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, जब तक कि तुम अपने अंदर का जो द्वेष भाव है और जो भी तुम्हारे दिमाग में कचरा है वो निकाल के नहीं फेंकोगे तो मेरे उपदेशों का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से अगर तुम्हें पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम और पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, तो आउटपुट क्या है, उसका फल क्या मिलने वाला है? मैं सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इससे रहते कि पढ़ाना शुरू करता तुमको और पढ़ाता जाता। तो उसका आउटपुट तब निकलेगा जब उसकी पढ़ाई सही तरीके से हो। तो पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, इसलिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा तरीका कहाँ से निकल गया है? क्या मैं तुम्हारे ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ? तुम्हारे ऊपर प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सन 92 से, बहुत ही अभी मेरी उम्र है 41 साल और पिछले 22 साल से भौतिकी पढ़ा रहा हूँ कोटा में। तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से प्रयोग और बच्चों पे किए हुए हमारे सीनियर्स ने, और उनके जो परिणाम सामने आए वो मैं तुम्हें बताऊँ। उदाहरण के लिए ये जो तरीके हैं ये कहाँ से आए वो बताओ। तुम क्या करो, ये जितने भी IIT के टॉपर्स हैं इनके नाम लाइन से गिनो,
एलन में शुरुआत हुई थी शुभम तोषनीवाल 13th रैंक आई थी। उसके बाद टॉपर्स में देखे तो ये शुभम मेहता आया था जो रेजोनेंस का था, क्लासरूम कोचिंग का 2nd रैंक आई थी उसकी। और एलन में उसने डीएलपी ज्वाइन किया। एलन में भी उसका इंटरेक्शन टीचर्स के साथ हुआ। फिर उसके बाद सूरज पुलकित, ये बच्चे थे 29 रैंक और टॉप रैंक्स में जो बनाए थे वो एलन से। फिर उसके बाद चित्रांग मोरडिया जिसने रैंक 1 बनाई, और उसके साथ वाले और अमेय गुप्ता और ये सब। इन सब बच्चों से तुम एक सवाल पूछो कि भैया आपने जो है कौन कौन से टीचर से फिजिक्स पढ़ी टोटल अपनी लाइफ में, या 11th 12th में लाइफ जाने 11th 12th में कौन कौन से टीचर से फिजिक्स पढ़ी, या कौन कौन से टीचर से केमिस्ट्री पढ़ी, कौन कौन से टीचर से मैथ्स पढ़ी। तो जब तुम उनसे पूछोगे तो वो लोग टीचर का नाम बताएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग टीचर्स के नाम बताएंगे। कोई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा, कोई किसी टाइम पर पढ़ा, कोई किसी साल में, कोई किसी और साल में पढ़ा। उसमें स्टार बैच को कोई टीचर पढ़ाता था, स्टार बैच को कोई और टीचर पढ़ाता था वगैरह वगैरह। कॉमन नाम किसका निकल के आएगा, वो जो सारे नाम बताएंगे उसमें कॉमन नाम निकल के आएगा। फिजिक्स किससे पढ़ी, ये नाम निकल के आएगा। ये मेरा नाम है, मैंने पढ़ाया, मेरा इंटरेक्शन हुआ इन सभी से। मैंने भी पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया। इंटरेक्शन हुआ तो इनके जो पढ़ने के तरीके थे उस पर डिस्कशन हुआ, और उसके बाद जो मेथड निकल के आया वो मैं तुम्हें बताऊं कि आइडियल टेक्निक होती क्या है, कैसे ये टॉपर्स बनते हैं। अगर तुम्हें टॉपर्स बनना है तो तुम्हें भी वो जो सक्सेसफुल एक मेथड है उसको अडॉप्ट करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि तुम्हारा जो तरीका है वो इसके आसपास होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ओके टेस्टेड है। तो तुम्हारी जो भी ऊर्जा है वो इधर उधर बेकार नहीं जानी चाहिए, वो ऊर्जा सही जगह पर जानी चाहिए, सही तरीके से काम आना चाहिए। तो सेकंड रिवीजन तुमने किया सप्ताह के अंत में। कैसे रिवीजन किया, अगर तुम बिल्कुल रेगुलर स्टडीज करोगे तो टेस्ट की कोई टेंशन नहीं रहेगी तुमको सप्ताह के अंत में। टेस्ट की स्थिति होनी चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल नियमित चल रही है, नियमित चल रहा है, तो तुम बोलोगे ठीक है टेस्ट कभी भी ले लो, अभी टेस्ट ले लो, हमारा तो सब तैयार है। ये स्थिति होनी चाहिए। तो टेस्ट जब बिना प्रेशर के दोगे तो रैंक अपने आप बूस्ट कर देगा। अभी क्या होता है, दबाव में रहते हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, रैंक पीछे आएगी, आगे आएगी, परसेंटेज बनेगी नहीं बनेगी, गलत होगा सही होगा, तैयारी करनी है, पहले का पूरा पेंडिंग पड़ा है। ये सारा प्रेशर अगर खत्म हो जाएगा तो तुम नेचुरली परफॉर्म कर पाओगे। नेचुरली जब तुम परफॉर्म कर पाओगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस दबाव वाली परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी होगी। तो तुम्हें अपनी स्टडीज को रेगुलर करना है। तो सप्ताह के अंत में एक नया रजिस्टर बनाओगे जो इससे छोटा होगा रजिस्टर। अब तुम क्या देखोगे, ये जो हाईलाइटेड कंटेंट है इसको ध्यान से देखोगे फिर सप्ताह के आगे। तो 1.5-2 पेज रोज का होगा तो 7 दिन का कंटेंट कितना इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। अब इसको देखकर इसमें ढूंढोगे क्या कुछ अनफैमिलियर बचा। इसमें तुम देखोगे कुछ चीजें ऐसी आप लग जाएगी, हाँ ये तो आसान है, जो तुमने हाईलाइट किया था पहली बार में तुम्हें मुश्किल लगा था, पर सप्ताह के आखिर तक आते आते सब्जेक्ट में रिवाइज हो चुकी होगी और तुम्हें क्या लगेगा, अब ये तो हम जानते हैं, ये सीखते हैं, आसान। फैमिलियर हो गए तो अब उसको तो ड्रॉप कर देना है। अभी भी कुछ कंटेंट इसमें बचेगा तो क्या लगेगा, हाँ ये अनफैमिलियर है, ये हमें नहीं आता तो वो जो अनफैमिलियर कंटेंट है वो तो उस रजिस्टर में लिखोगे। ले लो नए रजिस्टर, तो लिखकर तैयार नए रजिस्टर।
देखोगे कि कंटेंट कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब फिर तीसरा रिवीजन कब करना है? अब हम बोल रहे हैं महीने के आखिर में, मतलब एक 30 दिन के बाद, 30 दिन का साइकिल चलता है, उसके बाद बोलने लगो। तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तुम में से कोई आकर मेरे से इंटरेक्ट करेगा फर्स्ट टाइम काउंटर पे इंडिविजुअली, मैंने तुम्हें जिस दिन पढ़ाया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आकर तो मेरे से मिलते हो, ठीक है, मुझे तुम्हारी शक्ल एक सप्ताह तक याद रहेगी। शक्ल याद रहेगी, नाम याद रहने की गारंटी नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग क्या स्टोर करता है? फोटो, वर्ड्स स्टोर नहीं करता। आज भी जो पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट मिलते हैं, कभी नाम याद आ जाता है, कभी याद नहीं आता, और शक्ल देखकर हम पहचानते हैं, हाँ ये बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है, इसको मैंने पढ़ाया, शक्ल देखकर याद आता है। तो तुम 24 घंटे के भीतर मिले, फिर तुम सप्ताह के अंत पर मिल लिए आकर, तो मुझे शक्ल पर तुम्हारी याद रहेगी 30 दिन। फिर महीने के आखिर में फिर आकर मिल लो तो 6 महीने तक याद रहेगी, और 6 महीने के आखिर में फिर आकर मिल लो तो फिर जिंदगी भर याद रहेगी कि हाँ ये बच्चा। तो ऐसे ही कोर्स के साथ, तो सप्ताह के अंत में सेकेंड रिवीजन, फिर थर्ड रिवीजन, महीने के आखिर। इससे क्या फायदा होगा? फैमिलियरिटी बनी रहेगी तुम्हारी। और कैसे करना है इसको? यहाँ पे तुमने लिखा था, अब तुम खाली सेकंड रजिस्टर देखोगे, इस रिवीजन में खाली सेकंड रजिस्टर देखोगे, और इसमें जो लिखा हुआ है, अब जो अनफैमिलियर उसको हाईलाइट कर दोगे, फिर से हाईलाइट। The unfamiliar contain in small register, उसको हाईलाइट करो। उसके बाद क्या करोगे? चौथा रिवीजन, अगर ये प्रॉपर्ली तुम्हारी क्लास शुरू होगी, प्रॉपर टाइम पर शुरू में, तो 6 महीने का आखिर कब आ रहा होगा? दिवाली के आसपास। तो जो दिवाली ब्रेक मिलता है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम होता है रिवीजन का, 6 महीने के अंत में। अब इसमें क्या करना है? तुम ये कहोगे 6 महीने के आखिर तक ये जो हाईलाइटेड अनफैमिलियर कंटेंट बचा इसमें जो था, खाली उसको लिखना है, सारा नहीं लिखना है। बाकी तो हम फैमिलियर हो चुके, वो तैयार हो गए। हर यूनिट का सिर्फ 1 या 2 पेज बचे, हर यूनिट में पूरी हमारे 10 यूनिट है फिजिक्स में, तो एक यूनिट 1 से 2 पेज के भीतर आ जाएगी, वो तुम लिखोगे जो अनफैमिलियर है, राइट? अनफैमिलियर और अब ये जो 1 और 2 पेज तुमने तैयार किए लिखकर, ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, फाइनल एग्जाम में खाली उन्हीं को देखो, ये जो 1 या 2 पेज। इस तरह से एक शॉर्टकट होगा। ये तरीका हमको और किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे लगाना है, सब पढ़ाने के दौरान मैं डिस्कस करता हूँ। इसके बाद हमको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। जब हायर लेवल पर जाकर हम स्टडी करते हैं तो पढ़ाई होती है सिलेबस के हिसाब से कि हमारे सिलेबस में क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए जो एग्जाम तुम देने वाले हो उनका सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, मेंस का सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, एडवांस का सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, बोर्ड का सिलेबस। हमारे बोर्ड अलग अलग है तो रिस्पेक्टिव बोर्ड का सिलेबस और उसके हिसाब से तैयारी करो। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई को फोकस करके, आरबीएसई को फोकस करके, दोनों का सिलेबस सेम है, बिहार बोर्ड का भी सेम है, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड का भी सेम है। अंतर किसमें? सिर्फ यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 11 का कोर्स भी आता है, हम यहाँ पे सिर्फ 12 का कोर्स कवर करते हैं। 11 का करना है तो तुम्हें काउंटर पे आके इंटरेक्ट करना है। फिर महाराष्ट्र बोर्ड में
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी 11th के सिलेबस से कुछ पोर्शन आता है। तो यहाँ पर सिर्फ 12th का पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है सभी बोर्ड में, यानी सीबीएसई या यूं बोलो जो जेईई मेन का सिलेबस है, क्योंकि जो सीबीएसई का सिलेबस है वो किसका है, जेईई मेन दोनों का सिलेबस है, वो सिलेबस हम तैयार करें। तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स पता होनी चाहिए सारी, क्या हो रहा है, क्या पैटर्न में कोई चेंज हुआ है वगैरह वगैरह। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्या करोगे, जो हमारी फिजिक्स लैब है साफल्य बेसमेंट में, एलन की फिजिक्स लैब है, प्रैक्टिकल करने तो भी वहां आके कर सकते हो। इंजीनियर के लिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, खाली डिग्री वाला इंजीनियर किसी काम का नहीं है, जो कुछ ठीक ही नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है, आगे जाके 50% मार्क्स प्रैक्टिकल और सेशनल के इंजीनियरिंग कॉलेज में, 50% थ्योरी 50% प्रयोग। तो वो जो प्रयोगशाला है हमारी एलन की खुद की प्रयोगशाला, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तुमको पे नहीं करने हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है फ्री में। वो तुमको जाकर वहाँ पर साफल्य बेसमेंट में वहाँ कई सुविधाएं हैं, कुछ कंप्यूटर हमने लगाए हुए हैं, उसमें कुछ मटेरियल है वो तुम सर्व कर सकते हो, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो हमें नोटिस बोर्ड पे हम लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार बोर्ड का कोई है क्या तुमने से? बिहार बोर्ड में क्या हुआ है कि पैटर्न में चेंज हुआ है, 40% हो गया है ऑब्जेक्टिव और 60% सब्जेक्टिव। पहले यही पैटर्न था, बीच में उन्होंने पूरा सब्जेक्टिव किया और वापस से कर दिया 40% ऑब्जेक्टिव और 60% सब्जेक्टिव। आज के अखबार में छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में कि ये प्रस्ताव रखा गया है मीटिंग में, प्रस्ताव फाइनल नहीं, कि आईआईटी के लिए जो कट ऑफ है एडवांस के लिए उसको 75% पर सेट कर दिया जाए, बजाय टॉप 20% रह गए। तो प्रस्ताव है कि टॉप 20% रहे और 75% जो भी कम हो, कम वाला उसको क्राइटेरिया बनाया जाए रिस्पेक्टिव बोर्ड के लिए। तो ये इस तरह के सारे अपडेट को कहाँ मिलेंगे, फिजिक्स लैब में, या फिर तुम्हें से कोई नेट इस्तेमाल करता है क्या, व्हाट्सएप, हाई मैसेंजर, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फोन नंबर मैं बता रहा हूँ, इस पर रिक्वेस्ट भेजोगे, फोन नंबर, मेरा फोन नंबर इसको नोट कर लो। इस पे तुम अपना जो एलन का आई कार्ड है उसकी फोटो भेजोगे, जिसमें तुम्हारा नाम, फॉर्म नंबर वो साफ दिख रहा है, उसकी फोटो भेज के नीचे लिख देना सत्यार्थ, कि दूसरे ग्रुप से बहुत सारे लोग साफल्य में जो क्लासेस चलती हैं तो मिसमैच हो जाए, तुम्हारा ग्रुप अलग बना दूंगा सत्यार्थ, तो नीचे सत्यार्थ लिख दोगे तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें ये सारे अपडेट के अलावा और भी जो शीट्स होती हैं। ये ड्रॉबैक ये रह गया कि हिंदी मीडियम का पहला बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी में मटेरियल मिलना मुश्किल रहेगा, मेरे पास जो भी मटेरियल रहेगा वो रहेगा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी वाला मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करके उसी को यूज करना पड़ेगा, हिंदी में नहीं मिल पाए, डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, कोशिश करेंगे और इंग्लिश वाले मटेरियल तो जो कुछ है वो रजिस्टर है, रजिस्टर से तुम्हें सारी तैयारी करनी है। तो पूछते हो कि रिफ्रेशर कौन सी करनी, कोई सी नहीं, रजिस्टर और एनसीईआरटी, बस रजिस्टर एनसीईआरटी, इससे तुम्हारी सारी तैयारी हो जाएगी। और एलन में जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर हो रहे हैं, तुम बोलोगे हमारे तो हो नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं हो रहे, जो एंथुसियास्ट फेज में हो रहे हैं वो तुम्हें वही फिजिक्स लैब में मिलेंगे, उनको फोटोकॉपी करा लो और खुद अटेम्प्ट करके मेरे से चेक करा लो, मैं चेक कर दूंगा, वो स्टोर करके रखो, लास्ट टाइम एग्जाम जब दोगे तो उस पेपर के जो सवाल है उससे बाहर कुछ नहीं आया, बस इतना ही तैयार है बोर्ड के। वापस लौटते हैं, पढ़ने का तरीका हमने सीख लिया, अब मैं बात कर रहा था तुमसे, क्या बता रहा था, वो तो बता दिया, सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा था जो भी हम पढ़ना चाहते हैं हायर लेवल पे जब स्टडीज करते हैं तो क्या पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या है। तो ऐसे समझो मेंस, एडवांस और बोर्ड, मैंने
सिलेबस वही है जो पिछले साल था। सीबीएसई में सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। सीबीएसई से कौन कौन, कोई है? कोई नहीं। सीबीएसई में क्या चेंज हुआ? कुछ टॉपिक कम हुए और सिलेबस को एग्जैक्टली कैसा बना दिया गया है जैसा जेईई मेन का। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जेईई मेन में क्वांटिग्राफ जनरेटर नहीं, क्वांटिग्राफ जनरेटर नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा, इससे जरूरी है। और क्या नहीं है? मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि, नेत्र दोष, ये जेईई मेन में नहीं है। तो इस साल से सीबीएसई वालों ने भी हटा दिया, सीबीएसई में भी अब नहीं है और आरबीएसई में है, उन्होंने नहीं हटाया, उन्होंने मॉडिफाई। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिकी, उसमें होता है ट्रांजिस्टर और ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर का उपयोग 2 लित्र के रूप में, वो हटा दिया सीबीएसई से। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, तो बहुत कम है, एक आध कोई टॉपिक है किसी 2-3 यूनिट के गैप पे, तो सिलेबस की अवेयरनेस तुम्हें होनी चाहिए। आरबीएसई में है एग्जैक्टली सेम, जो अगर आरबीएसई में मान लो कि थोड़ा ज्यादा हो गया जेईई मेन से, ये जो कुछ टॉपिक मैंने बताया ना, ये ज्यादा थे, सीबीएसई में तो बिल्कुल बराबर कर दिया, पर आरबीएसई में अभी भी वो टॉपिक है, तो ये ज्यादा है बोर्ड में। यानी बोर्ड में मेंस का सिलेबस कवर हो रहा है, एडवांस का भी कवर हो रहा है। अंतर तो सिर्फ इतना कि एडवांस में एक्स-रेज हैं जो बोर्ड में नहीं, एक्स किट है बोर्ड में नहीं, पर एडवांस में है, एडवांस में पढ़ नहीं, ये अंतर है। बाकी एडवांस का जो सिलेबस है वो बोर्ड से कम है। 40% सिलेबस ऐसा है जो एडवांस में नहीं है पर बोर्ड में है। जैसे चुंबकत्व, भूचुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे संचार व्यवस्था, जैसे इलेक्ट्रॉनिकी, जैसे जो तरंग प्रकाशिकीय वेव ऑप्टिक्स, उसमें व्यतिकरण तो है परंतु ध्रुवण एवं विवर्तन ये घटना है, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन वो नहीं। ठीक, उसने उससे अवेयरनेस हमारी होगी। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें स्थिर वैद्युतिकी का सिलेबस हाथ से लेकर किसी भी किताब से जो बोर्ड का है अपने कमरे की दीवार पर लगा देना, जिससे उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनसे तुम्हारा जो फैमिलियरिटी है वो बढ़ती जाए, तो उसके अभ्यस्त हो जाओ। नाम तुम्हें अनजाने नहीं लगे, जाने पहचाने लगे, बार बार दिखेंगे सामने रहेंगे। जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक तुम्हें वो सिलेबस बनाया रखना है। तो हमें पढ़ना शुरू करना है स्थिर वैद्युतिकी। उससे पहले मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि 12वीं कक्षा में जो सिलेबस है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा विद्युत चुंबकत्व, 70 नंबर का पेपर होता है। सीबीएसई में 56 नंबर का होता है। आरबीएसई में 14 नंबर किसके होते हैं? सेशनल प्रैक्टिकल के। हम सीबीएसई को ये बेस बनाकर चलेंगे, उसी की मार्किंग स्कीम में मैं लिखाऊंगा। आरबीएसई की मार्किंग स्कीम तुम्हें लैब से मिल जाएगी अगर तुम्हें देखनी है तो। आरबीएसई में अंतर यह है कि सीबीएसई में जो यूनिट 8 अंक में है, 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन और बोर्ड में एक अंतर ये भी है कि कंपटीशन में कुछ तय नहीं है कि किस भाग से कितने नंबर का आएगा, पर बोर्ड में तय है कि इस चैप्टर से इतने अंक का आना है तो उतने अंक का पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम। तो अंक विभाजन जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो आरबीएसई में 2 नंबर का हो जाएगा, जैसे जो सीबीएसई में 8 अंक का है वो आरबीएसई में 6 अंक है, उसी रेशियो उसी अनुपात में। तो तुम ये समझो कि जो पहला भाग है वो है विद्युत चुंबकत्व। पहली किताब, 2 किताबें, उसमें पहली किताब में विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अंग्रेजी में आनी चाहिए, हिंदी। अगर मैं इतना पूरा लिखने के बजाय सिर्फ ये लिखता
या फिर अंग्रेजी में, तो उससे क्या फायदा होगा? सोचते हैं क्या फायदा हो सकता है। इसमें 4 इकाइयां हैं। पहली इकाई इससे विद्युतिकी 4 यूनिट है। स्थिर विद्युतिकी अंग्रेजी में बोलेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, धारा विद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस भाग से लगभग 15 अंक, मतलब 1 से 15, लगभग नहीं 1 से 15, जिसमें इधर 8 और इधर 7। ये मैं सीबीएसई का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। आरबीएसई में जाएंगे तो ये 6 अंक का और ये 5, 6 और 5 क्या अंकों के सवाल इस हिस्से से आएंगे। तीसरी इकाई धारा के चुंबकीय प्रभाव या हम बोले चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। यूनिट एक ही है, चैप्टर 2 है। ये भी 1 यूनिट है पर उसमें अध्याय 2 है। एनसीईआरटी से फॉलो। चुंबकत्व 8 अंक का सीबीएसई में, आरबीएसई में 6 अंक का। और फिर है ईएमआई एंड एसी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा, सब कुछ साथ में लिखना है, इंतजार नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं बोर्ड पूरा भर दूं और फिर तुमसे बोलूं आप कॉपी कर लो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं बोर्ड पर एक लाइन खींचता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो मैं भी अपनी कॉपी में एक लाइन खींचूंगा। आगे तुम्हें यही पैटर्न मिलने वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाओगे, अगर तुमने आदत बिगाड़ ली यहाँ पे, तो बोलते हो कि हमें समझने के लिए अलग समय चाहिए, लिखने के लिए अलग समय, तो फिर तुम इंजीनियर बनने के लायक नहीं हो। तो वो तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, तो तुम झूठ बोलते हो। क्योंकि तुम खाना खाते वक्त टीवी भी देख लेते हो, कोई पत्र पत्रिका पढ़नी होती तो वो भी पढ़ लेते हो, फोन पे बात करनी होती तो बात भी कर लेते हो। तो मल्टीटास्किंग तो तुम करते हो। तो यहाँ पर ऐसा कहना कि हम समझें कि लिखें, तो गलत होगा। लिखते हुए ही समझना है, तो बिल्कुल साथ साथ कॉपी करना है। तो इसके लिए 8 कुल मिलाकर इस भाग के 16। सीबीएसई ने चेंज किया है कि कंबाइन कर दिया 2 यूनिट का वेटेज। उससे ये फायदा उनको होगा कि वो चाहे तो इसमें से 2-4 नंबर ज्यादा पूछ सकते हैं, या इसमें 2-4 नंबर ज्यादा पूछ सकते हैं, उसमें कम कर सकते हैं। इंडिविजुअल वेटेज हटा के कंबाइन कर दिया। पर आरबीएसई में तो अभी इंडिविजुअल ही है। तो ये भी 6 अंक का, ये भी 6 अंक का आरबीएसई। विद्युत चुंबकत्व 70 में से अगर बात करें तो कुल 31 अंक बनते हैं सीबीएसई, लगभग आधा सिलेबस। अब देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका क्या फायदा होता है, इसको समझो, इसके महत्व को समझो। जो हम शॉर्ट में लिखते हैं उसका क्या महत्व है। अगर मैं दोबारा लिखता हूं एक बार ईएम, तो मुझे कितना सा लिखना पड़ा, 2 शब्द, समय बहुत कम लगा। अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा, क्या समझूंगा, विद्युत चुंबकत्व समझ जाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में पूरा आ गया। लिखना कम पड़ा, पढ़ना भी कम पड़ा। हम जब पढ़ते हैं, हम जब लिखते हैं, तो क्या अनलिमिटेड स्पीड में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं पढ़ने और लिखने की स्पीड को? नहीं बढ़ा सकते, लिमिटेशन। लिखने की स्पीड लिमिटेड है, अभ्यास के साथ थोड़ी सी बढ़ सकती, पर अनंत रूप से नहीं बढ़ सकती। पढ़ने की स्पीड लिमिटेड है, अभ्यास के साथ थोड़ी बढ़ सकती, पर
अनंत रूप से नहीं बढ़ सकती। समझने की स्पीड के बारे में बात करें तो समझने की स्पीड, दिमाग के काम करने की स्पीड वो अनलिमिटेड है। तुम EM देखोगे तो भी तुरंत समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और तुम पूरा देखोगे लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तब भी तुरंत समझ जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी समझने की स्पीड जो क्षमता है हमारे दिमाग की क्षमता वो अनंत है। तो ऐसी स्थिति में अगर इन क्षमता का सही प्रयोग किया जाए तो क्या करना चाहिए? सही प्रयोग क्या होगा? सही प्रयोग ये होगा कि हम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो रजिस्टर हमारे कम भरेंगे तो कम लिखना पड़ेगा तो लिखने में समय कम लगेगा। लिखने में समय कम लगेगा तो हम ज्यादा लिख पाएंगे, ज्यादा कोर्स कवर हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ गई। जब रिवाइज कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे तो कम पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा पढ़ पाएंगे तो कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे, तो स्पीड बढ़ गई रिवीजन की, ऐसे एफिशिएंसी बढ़। तुम ऐसे सोच के देखो कि जब तुम एक लाइन पढ़ते हो तो आपको दो जगह फिक्स करना पड़ता है, होता है आई फिक्सेशन। एक बार लाइन का इधर का ऐसा देखो, फिर लाइन का इधर वाला ऐसा देखो, आप झपकती है एक बार, फिर इधर वाला ऐसा देखो। अभ्यास के साथ तुम प्रयास करो तो संभव है कि पूरी लाइन एक ही आई फिक्सेशन में पढ़ जाओ, ये संभव है। पर क्या ये संभव है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लो एक ही आई फिक्सेशन? वो संभव नहीं, यानी पढ़ने की क्षमता सीमित है। तो ऐसी स्थिति में हमें दिमाग की क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। हम कम पढ़ेंगे, कम लिखेंगे और ज्यादा समझेंगे। क्लियर? दूसरा हिस्सा, इस भाग को, भौतिकी के इस भाग को दूसरे भाग प्रकाशिकी के साथ संबंधित करता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो अगर मैं उसके लिए लिखता हूँ EMW तो अंडरस्टूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। 3 अंक RBSc में भी 3 अंक, और इस सीरीज को इससे संबंधित करती है प्रकाशिकी से। ये लिंकिंग चैप्टर है बीच में जो आपको लिंक करता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के फिर 2 भाग हैं, ROW। हमारे खाली क्या लिखा ROW, समझ में क्या है? किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। सीबीएसई में बात करें तो लगभग 7 कुल मिलाकर 14, कंबाइंड मिडिल तीनों का मिला के 17। आरबीएसई में बात करें तो 11, 14 के साथ 11 इधर और 3 इधर, 14। फिर जो तीसरा भाग है भौतिकी में, तीसरा भाग है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। सीबीएसई में 31 यहाँ हो गए, 17 यहाँ हो गए, ये मिलाकर बाकी बचते हैं 22। तो 22 नंबर का है आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें फिर से 4 इकाइयां हैं। कौन सी? पहली है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, पदार्थ एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो हम क्या लिखेंगे भाई? दूसरी इकाई है एटॉमिक न्यूक्लियर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, यानी अणु। एटम क्या होता है? परमाणु। परमाणुविक भौतिकी एवं कौन सी भौतिकी? नाभिकीय भौतिकी। हम लिखेंगे ए है, ये 4, ये 6, कुल मिलाकर 10। तीसरी इकाई इलेक्ट्रॉनिकी, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लिखेंगे ईडी। चौथी इकाई कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हम लिखेंगे CS। देखो संदर्भ के हिसाब से अर्थ होता है। जब तुम इंजीनियरिंग में चले जाओगे, ब्रांच ढूंढ रहे होगे और वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया
व्यवस्था, ये है संचार व्यवस्था, ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसके 7 अंक, इसके 5 अंक, कुल मिलाकर 12। तो हो गया ओरल डिस्टिंक्शन। फिर इसमें चीजें आसान है। कैसे आसान है? ऐसे समझो, जो शाब्दिक अर्थ होता है वही वास्तव में अर्थ होता है। बाकी विषयों के तुलना में भौतिकी अधिक आसान। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह भौतिकी जो 19वीं शताब्दी के पश्चात अस्तित्व में आई है। आधुनिक काल किसको कहते हैं? 19वीं शताब्दी के बाद का जो काल है उसको बोलते हैं आधुनिक काल। तो वह भौतिकी जो 19वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में है, अर्थात आणविक, नाभिकीय, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार व्यवस्था, ये सब किसमें आ गया? आधुनिक काल। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के बाद। ये हो गया पूरा सिलेबस जो हमको पढ़ना है। टारगेट ये है कि इसमें आ जाएगा मध्य फरवरी में। अगर कक्षाएं इसी प्रकार से चलती रही सप्ताह में 2, अगर ये बढ़ती हैं तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अगर ये बंद हो जाती हैं तो नहीं हो पाएगा। दोनों किताबें कंप्लीट हो सकती हैं। अभी डिमांड सप्लाई का मामला है। तुम्हारी आवश्यकता अगर बनी रहेगी, बोलोगे हमें पढ़ना है, ठीक है, व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, तुम्हें पढ़ना ही है। तुम बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं, हम बोर्ड की तैयारी नहीं कर सकते, हम कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, तो ठीक है, तुम कंपटीशन तैयार कर लो, बोर्ड क्लासेस बंद कर दी नहीं, ठीक। तो डिमांड सप्लाई का मामला, जब तक तुम चाहोगे तब तक उसमें पढ़ाई होगी। तुम चाहोगे हमारे लिए अलग से टेस्ट हो, कि टेस्ट की कहानी ऐसे है कि बिना टेस्ट के मालूम है पढ़ा दो। मुझे कोई फीडबैक मिल रहा है कि कितना तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लास में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछूंगा तो उससे ठीक है, थोड़ा बहुत पता लगेगा कि हाँ क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। पर मैंने कुछ बोला, तुमने रजिस्टर में कुछ लिखा, मैं हर एक का रजिस्टर तो चेक कर नहीं सकता। अब मेरे पास एक ही साधन रह जाता है, जब टेस्ट लेते हैं तब पता चलता है कि मैंने तो कांसेप्ट क्या बताया था और तुम्हें क्या चीज समझ में आएगी। जो तुम्हें समझ में आएगी वो उसमें लिखोगे। सैद्धांतिक परीक्षा जो होती है, सब्जेक्टिव पैटर्न, उसकी विशेषता क्या है कि इसमें प्रॉपर फीडबैक मिलता है। जो सैद्धांतिक परीक्षा नहीं होती उसमें फीडबैक प्रॉपर नहीं मिलता। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ पता नहीं चलता, तुम एबीसीडी लेके आते हो, मशीन चेक करती है तुम्हारी कॉपी को, और जब कॉपी को मशीन चेक करती है तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते एबीसीडी में कि तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। और जब सब्जेक्टिव पैटर्न पे टेस्ट होंगे, मैं यहाँ पे टेस्ट लूंगा और तुम जवाब दोगे, कॉपी में लिख कर दोगे, तो मुझे पता चलेगा हाँ तुम कहाँ क्या गलती कर रहे हो। उसे क्रॉस चेक होगा, एक चेक पॉइंट लगेगा। तो बिना टेस्ट की व्यवस्था के सिर्फ पढ़ाते जाना, अंधेरे में तीर चलाएंगे बराबर है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तीर किधर जा रहा है, उसमें तीर मार देता हूं। तो जब तुम कॉपी में लेकर वापस टेस्ट दोगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत हुआ, ये तुम्हें गलत समझ में आया, ये मुझे करेक्ट करना है, ये तुम्हें दोबारा से बताना है, या इसको कंसेप्ट को इस तरह से बताना है कि तुम्हें समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। वो टेस्ट होंगे क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में आपने देखो जितनी चीज मेरी पावर में है वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे टेस्ट हो, जैसे एंथुसियास्ट फेस के हो रहे, तो ऐसी स्थिति में जो तुम्हारी संख्या है उसके लिए वो फिजिबल नहीं है। कितने कम लोगों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, पेपर बनाना वो संभव नहीं है। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो संख्या बढ़े, और संख्या नहीं बढ़े तो तुम क्या करो, वो जो एंथुसियास्ट फेस के टेस्ट हो रहे हैं वो पेपर दे लो। जैसे जैसे उनका पेपर होता है, जैसे आपको जो पेपर सेकंड पेपर होने वाला है, एक पेपर हो चुका है, अब 21 तारीख को अगला पेपर
तो अब हेडिंग लगाओगे स्थिर वैद्युतिकी, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। अगर तुम्हें कम लिखना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो तुम सिर्फ ये हेडिंग लगाओ ईयर्स। और उसमें एक ड्रॉबैक है, तुम्हारे नोट्स सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। दूसरे को समझने के लिए कुछ प्रयास करना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा जैसे कि तुम जानते हो लिखोगे, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें आवेश की स्थिर अवस्था से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें आवेश की स्थिर अवस्था से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया नोट्स लिखने हैं और फिर उसको रिवाइज कैसे करना है, देखना है कि हाईलाइट करना है कौन सा कंटेंट आपको फैमिलियर है, तो ये नोट्स लिखना चालू हो गया। अब ये वाला जो कंटेंट तुमने अभी अभी लिखा है, मैं समझता हूँ तुम में से हर एक छात्र इससे फैमिलियर है। तुम्हें लगता है हम फैमिलियर है क्या? तुम्हें लगता है इसके दोहराने की जरूरत है तुमको? तो ये कंटेंट मेन रजिस्टर में आ गया तुम्हारे। अब ये किसमें नहीं जाएगा, इसको अंडरलाइन नहीं करना है कि आगे नहीं जाएगा, ये बात तुम अच्छे से जानते हो, ये है फैमिलियर कंटेंट। तो इस तरह से डिस्टिंक्शन हो जाएगा रजिस्टर में जो तुम कुछ लिखोगे। जब तुम फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, मेरी जो आवश्यकता है वो इतनी सी है कि रोज तुम्हें 15 मिनट मात्र, 1/4 घंटा मात्र भौतिकी विषय के लिए देना है। तुम बोलो रोज नहीं दे पाएंगे, संडे को देते हैं एक साथ 15-15 मिनट जोड़ के, तो मैं कहूँगा नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। रोज देना है और कितना देना है? सिर्फ 15 मिनट, इतना पर्याप्त है। 90% अंकों की गारंटी मैं लेकर दे सकता हूँ अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो। तो 15 मिनट में क्या करना होगा वही बताऊंगा। शुरू में मैं बताऊंगा, बाद में तुम्हें अपने आप समझना होगा उसको, क्योंकि पैटर्न वही चलेगा। तो 15 मिनट रिवीजन करना है। अभी तो आज जो कुछ लिखोगे, आज तो क्या करोगे 15 मिनट में, क्या करोगे? सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने को दिया है, सिलेबस लिखोगे, सिलेबस लिखकर दिमाग में लगाओगे और ये जो अभी थोड़ा बहुत आधा पेज करीब लिखा होगा इसको रिवाइज करो। ये करना। कल क्या करना होगा कल बताऊंगा। ऐसे 2-3 सप्ताह तक मैं बताता रहूंगा उस 15 मिनट में क्या करना है। फिर बाद में तुम पैटर्न पकड़ लोगे कि वही सब लागू करना है आगे। एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी टिप्स पे आ जाएगी। एनसीईआरटी में से क्या क्या देखना है? सॉर्ट एग्जांपल, अनसॉर्ट एग्जांपल्स, डायग्राम्स, ये सब एनसीईआरटी से दे रहा है। तो हमारे पास पढ़ाई के लिए क्या क्या रहेगा? नोट रजिस्टर, एनसीईआरटी और टेस्ट पेपर, बस। इसके अलावा हमको बाजार का या बाहर का और कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो तुमने स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा लिख ली। अभी बताओ स्थिर वैद्युतिकी का मूल नियम क्या है? तुम अपने आप शॉर्ट फॉर्म बना लेना, जैसे मूल नियम, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मूल नियम जब तुम पढ़ोगे संदर्भ मिलाते हुए किस संदर्भ में बात की गई है तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी का मूल क्या होता है? मूल दिमाग तुम्हें अपने आप याद दिलाएगा। अपने दिमाग पर भरोसा करो कि तुमने क्या लिखा था, मूल नियम। वो मूल नियम भी पढ़ने में आएगा, लिखोगे मूल और पढ़ने में आएगा मूल नियम। देखो स्थिर वैद्युतिकी का मूल नियम है, खाली मूल नियम है। मूल नियम, मूल नियम क्या है बताओ? व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है, तब तक ये उच्च शिक्षा हिंदी में नहीं हो जाती। रामदेव जी कोशिश कर रहे हैं पर अभी तो संभव नहीं दिख रहा है। तुम्हारे सेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी भी जो इंजीनियरिंग है वो किसमें करनी है तुमको? अंग्रेजी में। तो वहां जाके तुम्हें टर्मिनोलॉजी सारी कौन सी मिलने वाली है? इंग्लिश। तो बेहतर है
डायरेक्ट यहाँ से सब कुछ सीख कर जाओ, यानी तुम्हारा काम बढ़ जाता है। अगर तुम यहीं पर कर लेते हो तो आगे आसानी हो जाएगी, और यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ फर्स्ट ईयर में जाके अटकोगे, किसी न किसी सब्जेक्ट में बैठ लगेगी, क्योंकि अंग्रेजी तुम्हारा तख्ता पलट देगी, वहाँ सब कुछ अंग्रेजी में होगा। समझना भी चुनौती होगी और अंग्रेजी को समझना एक अलग चुनौती होगी, तो यहीं पर समझ के जाओ तो बेहतर है। तो जैसे मैंने बोला व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब मान लो तुम में से आधे बच्चों ने उसको ध्यान से सुना, मन में दोहरा लिया। अगर सिर्फ इतना सा कर लोगे तो अंत तक आते आते तुम्हारी अंग्रेजी भी तैयार हो जाएगी। और आधे बच्चों ने अनसुना कर दिया, उसके ऊपर से चले गए, उसने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। उसको करना क्या था, क्लास में एक्टिव रहना था, फोकस रहना था और एक एक बात एक शब्द ध्यान से सुनना था। सुन लोगे यहीं पर सब तैयार हो जाएगा, नहीं सुनोगे तुम्हारा बर्डन पेंडिंग होता चल जाएगा, आगे कहीं ना कहीं जाके परेशानी। मुझे पता है कहाँ पर किस चीज की तुम्हें क्या जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हें नहीं पता। जहाँ तुम बैठे वहां तुम ये नहीं देख सकते कि मैंने जो बोल दिया उसकी जरूरत तुम्हें कब पड़ेगी। तुम्हें हो सकता है टाइम नहीं ऐसा लगे, पता नहीं हमने क्या क्या बता दिया, ये हमारे काम के भी है कि नहीं है। मुझे पता है क्या तुम्हारे काम का है, क्या तुम्हारे काम का नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हें अच्छे फॉलोअर बनना है, जो बोला जाता है उसको करना है। अच्छे फॉलोअर बनोगे अभी तो आगे जाके अच्छे लीडर बनोगे, और अगर अभी अच्छे फॉलोअर नहीं बन पाए तो आगे जाकर भी लीडर नहीं बन पाओगे। ये जीवन का नियम है। तो तुम्हें इस बात की परवाह नहीं करनी, मैं तुम्हें फिल द ब्लैंक लिखवा रहा हूँ या तो रिक्त स्थान पूर्ति करवा रहा हूँ या ऑब्लिक में कोई छोटे क्वेश्चन करवा, कुछ भी जो भी बता रहा हूँ, तुम्हें ये संशय मन में नहीं लाना है कि ये हमारे एग्जाम में तो पैटर्न नहीं आता, ये क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, इसको करेंगे तो बोर्ड में फायदा होगा नहीं होगा। तुम्हें बस वो करते जाना है जो बोला जाता है। कहाँ किसका क्या फायदा है वो मैं तय कर चुका हूँ, मुझे पता है, मुझे उसका अनुभव है, तो उसका फायदा अगर उठाना चाहते हो तो मैं सिर्फ फॉलो करना है। तो मूल नियम बताओ कौन होता है, बनाने का तरीका हाथ ऊपर करो, पूछे जाने पर जवाब। इससे पद्धति का मूल नियम क्या है, जो कुछ भी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम बोलने के लिए स्वतंत्र हो। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा इस करके डरना नहीं है बोलने में। तुम कहते हो हमें आता तो है पर हम लिख नहीं पाते, हम बता नहीं पाते, तो ये तुम्हारी कमी है। तुम्हें आता है और तुम लिख नहीं पाते, बता नहीं पाते, कोई अच्छी बात है, ये तुम्हारी कमी है, इसको तुम्हें दूर करना होगा। तो अगर तुम ऑलराउंडर बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रयास करना होगा, प्रयास से ही सब कुछ संभव है। जब तुम कोशिश करोगे तो तुम परफेक्ट बनोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जो कुछ भी आता बोलो, क्या मूल्य में इससे बेहतर दिखेगा। कुछ भी नहीं पढ़ लिया ना सिर्फ की मेन क्लास में, नहीं पढ़ा, क्या चल रहा है 11th का पोर्शन या 12th का? 12th का कुछ नहीं, मॉडर्न फिजिक्स सबके बैच में, किसी के बैच में चल रहा है इससे पढ़ा किसने? इसने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इससे पद्धति का मूल नियम जो है मैं लिखा रहा हूँ, देखो, समान प्रकृति के आवेश शॉर्ट फॉर्म अपने आप बनाते जाना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही सोच के शॉर्ट फॉर्म बनानी। अब आवेश शब्द का बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है इस पूरे, तो जब आवेश शब्द इतनी बार इस्तेमाल होने वाला है तो डेफिनेटली उसकी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। जानते हो तथ्य कि नहीं जानते? इसी को कहते हैं मूल्य, फंडामेंटल। पूरी की पूरी स्थिर पद्धति की इस पर टिकी है, ये उसका मूल्य है। तो इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में? अगर हम स्थिर पद्धति का मूल नियम जानते हैं तो
तो इसका उपयोग अपने फायदे के लिए, मानव मात्र के फायदे के लिए कैसे करें? तो ऐसा कोई उपयोग बताओ जिसमें हमारा फायदा, इस नियम को जानने का। अब तो हम जाने नहीं तो पढ़ाई बेकार है। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो जीवन में काम ना है, पढ़ाई वो काम की जो जीवन में काम आए। हम फालतू चीजें पढ़ लें जो जीवन में उसका कोई लेना देना ही नहीं, कभी काम ही नहीं आया, तो बेकार। बताओ मूल नियम कहाँ उपयोग करते हो तुम जीवन में, दैनिक जीवन? जन्मदिन पे गुब्बारा चिपका है दीवार पे, कैसे चिपका? गुब्बारा फुलाया, सिर से रगड़ा, चिपका दिया। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन है प्रेक्षण, तो तुम जो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीजें तुम्हारे आमने आसपास में घट रही है, घटनाएं घटित हो रही है, तो ध्यान से देखते हो, समझते हो। तो इसमें कई बातें हैं सीखने की। कैसे हुआ? गुब्बारे को जब रगड़ा तो रगड़ने की वजह से घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न हुई। उस ऊष्मा को लेकर, जैसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो तो तुम्हें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए तो उसका आयन हो जाएगा, छोड़कर निकल जाएगा। तो यहाँ पर यह हुआ कि सिर से इलेक्ट्रॉन गुब्बारे के रबर में चले गए, तो गुब्बारा कैसा हो गया? ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन आदित्य हो गया। इस ऋण आवेशित गुब्बारे को जब तुम दीवार के पास ले जाते हो तो दीवार के उस हिस्से में जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रतिकर्षित होंगे तो दूर हटेंगे। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर दूर हटेंगे तो वहां क्या बचेंगे? धनावेश। वो धनावेश और गुब्बारे का ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मूल नियम में यह लिखा है, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं, गुब्बारा चिपक जाएगा। ये तो घटना हुई जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका विवरण हमने किसकी मदद से समझाया? मूल नियम से। अब सीखने को क्या मिलता है? जिधर से घिसा उल्टा करके घुमा के चिपकाओ, गुब्बारे को चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो गुब्बारा है कैसा है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर क्या है? चालक। कुचालक अर्थ चालक, रबर होता है कुचालक, गुब्बारा है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ पर जो आवेश आता है या दिया जाता है वो लोकली जाएगा, जहां देंगे वहीं रहेगा, एक समान रूप से वितरित नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया कि किसी कुचालक को दिया जाने वाला आवेश जहां देते हैं वहीं रहता है, एक समान रूप से वितरित नहीं होता। तो ये घटना हुई। ऐसी अन्य घटनाएं बताओ जिसमें इस मूल नियम का प्रयोग हम कर रहे हो अपने फायदे के लिए। अब ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें फायदा है। बोलो, ऐसा है एक आइडिया, बोलो। तुम जब तक नहीं बोलोगे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो लो है, हमेशा घबराते रहो, डरते रहो, भागते रहो। और जब एक बार बोलना शुरू कर दोगे, इनर्शिया है, जड़त्व है, इसको तोड़ना है ना। ये इनर्शिया ब्रेक हो गया, तुमने बोलना शुरू किया तो तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तुम भी आगे की कतार में शामिल हो जाओगे। मैं खुद राजस्थान बोर्ड से ही हूँ, हिंदी मीडियम से। तो बाद में जो अंग्रेजी में परेशानी आई तो उसके अनुभव के आधार पे तुम्हें बताया, मैंने बात बताई ना अभी, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर या तो अभी झेल लो या तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में परेशानी आती है। तो अंग्रेजी भी सीखनी है, हिंदी भी सीखनी है, बोलना भी सीखना है। नहीं बोलते तो हम पीछे रह जाते हैं। आज की दुनिया में पीछे रह जाते हैं जो नहीं बोलते। तो जब तुम्हारे प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा मजबूत होगा तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तब तुम बोल पाओगे।
दूसरा उदाहरण, फोटोकॉपी सबने करवाई, क्या तुम इसका विश्लेषण करके बता सकते हो फोटोकॉपी में क्या क्या होता है? क्या तुम प्रेक्षित करते हो फोटोकॉपी होने के दौरान क्या क्या होता है? एक कागज रखते हैं कांच पर, एक रोशनी सी चमकती है, कुछ आवाजें होती हैं, घर घर रोलर घूमते हैं, और साइड में से कागज निकल के आता है जिसपे छपा हुआ होता है। उस कागज को जब हाथ लगाते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। ये क्या है? प्रेक्षण। अंदर क्या क्या हुआ होगा, जैसे जैसे तुम भौतिकी पढ़ते जाओगे, इसके सिद्धांतों से अवगत होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा अंदर क्या क्या हुआ, इसमें मूल नियम कैसे लगा। मान लो वो कागज जो तुमने टेबल पे रखा, वो ये कागज है, उस पे छपा हुआ है अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर ए, अक्षर ए, इसकी कॉपी होगी, टेबल पे रखा है, औंधा उल्टा, लाइट आकर इस पर पड़ी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है सेंसर पर, सेंसर होता है फोटो सेल, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। फोटो डायोड इस इमेज को बदल देता है, किसमें? डिजिटल सिग्नल में, अंकीय संकेत लाइन बाय लाइन स्कैन करता हुआ चलता है। फोटो डायोड जो है लाइट पड़ रही है, लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा। तुमने कैमरा में सुना होगा पिक्सल मेगापिक्सल, क्या होते हैं पिक्सल? अगर एक लाइन में ये 5 जगह जो डेटा उसको स्टोर कर रहा है, ज्यादा डेटा का पिक्सल ज्यादा, ये पिक्सल है, लाइनें जितनी ज्यादा पास पास होंगी पिक्सल उतने ज्यादा, डॉट्स पर इंच, जहां पे स्कैनिंग हो रही है, जहां पे डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो यहां इसने स्टोर किया इन प्लेस पर, और इसने स्टोर करके बिट स्ट्रीम बनाई 0 0 0 0। द्विआधारी संख्या समझते हो? बाइनरी 0 1 2 अंक होते हैं, द्विआधारी संख्या। तो बाइनरी कोड में इसको बदल दिया इसने कि यहाँ कहीं कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं है। जब इसको स्कैन किया तो इसने क्या बनाया इसका 0 0, यहाँ देखेगा तो अक्षर आ गया, अक्षर आ गया तो 1 0। इसको क्या बोलेंगे? बिट स्ट्रीम। पूरा अंकीय संकेत बन गया, और ये अंकीय संकेत जाएगा किसमें? प्रिंटिंग सेक्शन, फोटोकॉपी मशीन के प्रिंटिंग सेक्शन। उसके प्रिंटर को जब ये संकेत मिलेगा, वो प्रिंटर इसको वापस आवेश के रूप में परिवर्तित करके ड्रम पे ट्रांसफर कर देगा, एक रोलर पे। उस रोलर पे जब एक कागज घूमेगा, ब्लैंक पेपर, खाली कागज, तो ये संकेत आवेश के रूप में, आवेश की एक इमेज बनेगी, इस रूप में उस पेपर पर अंकित हो जाएगा। यूं मान लो जो अभी हमने पढ़ा था, पेपर कैसा है, कागज कैसा होता है, कुचालक, कुचालक पर आवेश वहीं जाता है जहां दिया जाता है, तो नहीं फैलता, सममित रूप से वितरित नहीं होता। तो ये पेपर जो है सिर्फ यहाँ से चार्ज होगा, जहां उस पर अक्षर बनना है, धनात्मक आवेशित हो, धन आवेशित हो। अब इस कागज को गुजारते हैं एक और रोलर पे से, जिसपे टोनर के पार्टिकल लगे होते हैं। टोनर होते हैं इंक को, फोटोकॉपी मशीन में जो पाउडर फॉर्म में इंक होती है, काले रंग के पाउडर की फॉर्म में होती है। देखो कई बार मशीन वाला पड़ता है, खत्म हो जाता है, पैकेट में आती, चमकीला चमकीला सा पैकेट होता है। तो वो जो टोनर है इंक, उसकी पाउडर फॉर्म में, वो कैसी है? नेगेटिवली चार्ज करके दूसरे ड्रम पे चिपकी हुई, ऋणावेशित। अब ये धनावेशित कागज उस रोलर पे से जब घूमेगा तो ऋणावेशित शाही के कण इस धनावेशित भाग पर चिपक जाएंगे। तो मूल नियम काम आ गया, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चिपकते हैं। अब क्या होगा? इमेज बन गई। कई बार अगर तुमने ध्यान से प्रेक्षित किया तो कई बार तो मशीन में कागज फंस जाता है, मशीन वाला निकालता है, कई बार तो बेकार हो जाता है कागज, कई बार उसको कपड़े से झाड़ के साफ कर देते हैं, वापस काम ले लेते हैं। अगर ये कागज इसके बाद हीटिंग यूनिट में से गुजरना है, इसको अगर हीटिंग यूनिट से पहले फंसा है, तब तो क्या हुआ, जो इंक है वो परमानेंट नहीं हुई, वो कपड़े से झाड़ के साफ हो जाएगी, खाली चिपकी थी, सूखी है पाउडर फॉर्म। इसके बाद उसको हीटिंग यूनिट से गुजारा जाता है, गर्म करने वाली इकाई होती है जो उसको गर्म करके मेल्ट कर देती है, मेल्ट करके परमानेंटली सेट हो जाती है, उसके बाद नहीं मिटा सकते। उसके बाद हीटिंग यूनिट से गुजरती है, इसलिए कागज गर्म गर्म निकलता है, उसके बाद जो है परमानेंटली सेट हो जाता है। इस तरह से फोटोकॉपी
मूल नियम का उपयोग किया, विपरीत आवेश आकर्षित करते। जब हम किसी सब्जेक्ट के इस भाग से परिचित होते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से लाभदायक है, तब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ हम इसको सीखें, इसको जाने। अन्यथा जो फिजिक्स तुम पढ़ते हो, अगर वो सूखी फिजिक्स होगी, सूखी सूखी, तो गले में अटकेगी, हजम नहीं होगी। और अगर गीली होगी पानी के साथ, तब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो लाइफ से लिंक करना जरूरी है, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लाइफ से लिंक करना जरूरी है। जो थर्मल की चिमनी है इसमें क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अवक्षेपक, स्थिर विद्युत अवक्षेपक। क्या करते हैं? धुएं के साथ जो राख उड़कर जा रही है, हम नहीं चाहते वातावरण में मिलकर प्रदूषण करे, तो उस राख को वहीं रोक लेते हैं। वो भी किसी सिद्धांत पे आधारित है, ऐसे और जो घटना है सोच कर आना। नेक्स्ट टर्न पे इससे आगे पढ़ेंगे। जो तुम्हारा टाइम चलेगा वही चलेगा। 9:45 से 11:15, 10-5 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर तुम लेट आओगे तुम्हारा छूट जाएगा, उसके बाद वो रिपीट होगा या कुछ मिल पाएगा, वो संभावना कम। हालांकि रिकॉर्डिंग में बना रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है हिंदी में पहली बार बना रहा